गुरुवार का दिन देश की शिक्षा व्यवस्था और करोड़ों छात्रों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि गुरुवार सुप्रीम कोर्ट यूजीसी से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुनाने जा रहा है। लेकिन फैसले से पहले ही सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक वैचारिक घमासान छिड़ गया है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो मुखर होकर इसके समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वामी आनंद स्वरूप जो आज जयपुर की धरती से इस मुद्दे पर अपना अलग रुख साफ कर रहे हैं। आखिर शिक्षा के इस मंदिर में राजनीति का प्रवेश क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह घमासान थम जाएगा या फिर यह विवाद एक नई चिंगारी को जन्म देगा? आज इन्हीं सुलगते सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटी जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे इसी बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है और हम देख रहे हैं कि आज जयपुर में स्वामी आनंद स्वरूप एक अलग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस पर विरोध प्रदर्शन किया था। तो क्या ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि सुप्रीम फैसला जो आएगा इनके पक्ष में आए? बिल्कुल, देखिए, एक दबाव बनाने की तो कोशिश दोनों तरफ से की ही जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब स्टे लगाया गया था यूजीसी के नए नियमों को लेकर, उसी वक्त 19 मार्च की तारीख मुकर्रर की थी कि उस दिन इस पर जो फैसला है वो आना है और 19 मार्च को ही इसमें सरकार को भी अपना जो काउंटर एफिडेविट है वो जमा कराना है, यानी कि उनका क्या पक्ष है इस पर और यूजीसी का क्या पक्ष है, दोनों को अपना अपना एफिडेविट देना है। अब आप देखिए कि जब से स्टे लगा है उसके बाद से जो सवर्ण जातियां हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनकी तरफ से यह माहौल बनाया जा रहा है कि उन्हें किसी भी सूरत में ये यूजीसी की गाइडलाइंस नहीं चाहिए। सरकार को चाहिए कि इन्हें वापस ले, रोल बैक करे। वहीं दूसरी तरफ जो बहुजन संगठन है, उनकी तरफ से इसके समर्थन में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये देश भर में किए जा रहे हैं। समर्थन भी और विरोध भी, दोनों में ही प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अभी आप देखिए 8 मार्च को ही स्वर्ण संगठनों की तरफ से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कॉल किया गया था, हालांकि उसमें परमिशन का कुछ अड़ंगा अड़ाया गया। उसके बाद फिर कहा गया कि जयपुर में 18 मार्च, यानी अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वहां भी इस पर एक महापंचायत हो रही है। आज से 2 दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से भी यूजीसी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। तो देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये है, जो विरोध किया जा रहा है वो इसीलिए मुझे लगता है किया जा रहा है कि इसमें जो परिभाषा नई आई है यूजीसी की, भेदभाव की जो परिभाषा है, उसमें अब एससी, एसटी और ओबीसी को अलग से संरक्षण दिया जा रहा है। यानी कि इक्विटी की बात तो सभी जातियों की करता है ये यूजीसी का जो नया नियम है, लेकिन इसमें विशेष जो संरक्षण है वो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए किया जा रहा है। और जो सवर्ण समाज के लोगों की तरफ से विरोध हो रहा है, उसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि इस बार ओबीसी को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो अब उन्हें लग रहा है कि भाई अब तो आप लोग ही रह गए हैं, यानी सवर्ण ही रह गए हैं जो भेदभाव करते हैं। ये सरकार ने भी मान लिया है और यूजीसी ने भी मान लिया। यही आरोप लगातार स्वर्ण संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। तो जो विरोध है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा यही है कि जो परिभाषा है और जो विशेष संरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी को ये नए नियम देते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो समता समिति बनाने की बात इसमें की गई है उससे किसी को दिक्कत होगी, या फिर जो इमरजेंसी कॉल की बात है उसमें किसी को दिक्कत होगी। उसमें कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ जो ये भेदभाव की नई परिभाषा है, इससे सभी को प्रॉब्लम है। अब आप देखिए कि जो स्वर्ण संगठन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब तो बाय बर्थ सामान्य वर्ग के लोग अपराधी घोषित कर दिए गए हैं यूजीसी की इन नई गाइडलाइंस के जरिए। वहीं जो शोषित वर्ग अपने आप को बताते हैं, उनका कहना है कि ये तो सदियों से ही चला आ रहा है। बाय बर्थ किसी को पंडित घोषित करना जो है, ये भी तो भेदभाव है। देखिए, जो इसका विरोध कर रहे हैं इस चीज का, वो ये कहते हैं कि
पंडित भी उसे कहा जाता है जो ज्ञानी होता है, जिसके पास ज्ञान होता है। लेकिन बाय बर्थ ही किसी को पंडित कह देना, ये उसी की तरह है जिस तरह से आज सामान्य वर्ग के लोग कह रहे हैं कि उन्हें बाय बर्थ अपराधी घोषित किया जा रहा है, मान लिया जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 19 मार्च यानी कि आने वाले कल में सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा, तो क्या ये जो घमासान चल रहा है ये यहीं पर थम जाएगा या फिर किसी नए सिरे से कोई नई चिंगारी उपजेगी जिससे ये विरोध यानी कि और बढ़ सकता है? क्या लगता है आपको इस पर? देखिए राज, जो हमने पहले चर्चा की थी इसी मुद्दे पर, उसमें भी मैंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ही है जो इस घमासान को रोक सकता है। देखिए सरकार की यदि हम बात करें तो वो तो सरेंडर मोड पर है, वो हाथ उठा चुके हैं और बाकी उनका क्या पक्ष है वो कल सुप्रीम कोर्ट में पता चल ही जाएगा। लेकिन जो जातीय टकराव की स्थिति बनी हुई है, जो जातीय घमासान इन दिनों देश में देखने को मिल रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रोक सकता है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। इसमें यह जरूरी नहीं है कि कल सुनवाई होगी तो फैसला भी इस पर कल ही आ जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दोनों तरफ से जो सामाजिक लोग हैं उनको बुलाकर कोई बीच के रास्ते की बात कही जा सकती है, तो उसके लिए भी वक्त चाहिए। लेकिन मुझे यह लगता है कि सरकार को जो करना था वो कर चुके, अब शायद उनके हाथ में नहीं है। क्योंकि देखिए जो सियासी दल होते हैं वो अपना नफा नुकसान भी देखते हैं। अगर वो खुद आगे आकर वापस लेते हैं तो फिर वो बहुजन जो लोग हैं या SC ST OBC के जो लोग हैं उनका आक्रोश नहीं झेलना चाहेंगे, या फिर यदि ऐसे ही रहने देते हैं तो फिर सामान्य वर्ग का वो गुस्सा नहीं झेलना चाहेंगे। तो सरकार इस पर कुछ खुलकर करने वाली नहीं है। जो भी इसमें होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही होगा और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें बीच का रास्ता निकालना होगा। इस UGC पर जो विरोध हो रहे हैं, प्रदर्शनकारी ये भी कह रहे हैं कि 40% वाले जो लोग होते हैं उनको तो जॉब वगैरह मिल जाती है, लेकिन जो मेरिट वाले लोग हैं वो जॉब से वंचित रह जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए राज, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये ज्यादातर सामान्य वर्ग के लोगों की तरफ से एक नैरेटिव बना भी दिया गया है कि जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वो योग्य नहीं है, वो अयोग्य होने के बावजूद भी आरक्षण के जरिए उन पदों तक पहुंच जाते हैं जहां तक कि मेरिट में आने वाले जो लोग हैं वो भी नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें आप देखिए कि जब ये सवाल उठाया जाता है, इसका सीधा सीधा जो सवाल है वो आरक्षण प्रणाली को लेकर है। यानी कि जो लोग इस तरह का तर्क दे रहे हैं वो आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हैं। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए मैं आरक्षण के विरोध में हूं या उसके समर्थन में हूं, मैं इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो लोग 40% होने पर भी डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं पैसे के दम पर इसी देश के अंदर, क्या उन पर सवाल नहीं उठाने चाहिए? आज जितने भी बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं पैसे के दम पर सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, डिग्रियां बांटी जा रही हैं। तो जब पैसा देकर 40% वाले लोग डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, तो फिर आरक्षण के जरिए यदि ऐसे लोग पहुंच भी रहे हैं तो सिर्फ उन पर ही सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इस पर भी सबको सोचना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि आरक्षण के चलते हुए अयोग्य लोगों को जो सरकारी पद हैं या फिर देश का भविष्य तक सौंपने की भी लोग दावे करते हैं। इसमें मेरा एक और सवाल है कि जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, मैं खुलकर आज आपके साथ कह रहा हूं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन अभी आप देखिए कि एक अघोषित आरक्षण भी देश में चल रहा है। यदि कहीं सीवर सिस्टम फेल है तो सेप्टिक टैंक में एक ही जाति के लोग घुसेंगे। ये क्यों? क्या ये भेदभाव नहीं है? उसमें भी होना चाहिए कि सामान्य वर्ग के लोगों को भी, जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी जॉब मिलनी चाहिए, वो भी जाएं, नाले में उतरे और जो सेप्टिक टैंक है वहां पर सफाई करें। जो सीवर सिस्टम है कई बार लोगों की जान तक चली जाती है, तो मरने के लिए सिर्फ एक ही वर्ग के लोग क्यों हो?
वहां से भी तो ये आरक्षण खत्म होना चाहिए कि भाई सेप्टिक टैंक में या फिर सीवर सिस्टम जो ब्लॉक हो जाते हैं उन्हें साफ करने में भी सामान्य वर्ग के लोगों को भी उतनी ही जॉब दी जाएंगी जितने की जो दूसरे वर्ग हैं उनको दी जाती है। तो ये सिर्फ सवाल इस तरह के सियासी तौर पर हमेशा से तैरते हुए दिखाई देते हैं और वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। यदि आरक्षण खत्म करना है तो ये छोटे पॉइंट से लेकर बड़े पॉइंट तक हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और खुलकर होनी चाहिए। अब तो बहुत सारे आरक्षित वर्ग के लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि यदि आरक्षण खत्म करना है तो कीजिए, मेरिट के आधार पर आइए। लेकिन देखिए, सदियों तक मैला ढोने की प्रक्रिया देश के अंदर रही, जहां शौच सिर पर रखकर लोग जो घरों की सफाई करते थे, तो वो इसीलिए उन्हें शोषित वर्ग कहा जाता। बहुत कुछ उन्होंने सहा है और शायद इसीलिए सर्वसम्मति से आरक्षण की जो ये सारी प्रक्रिया है ये संविधान में दी गई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको दरकिनार कर दिया जाता है, या फिर जो नैरेटिव सेट है कि ये आरक्षण वाले हैं तो ये है वो है, ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका सामान्य वर्ग को भी सोचना होगा कि वास्तव में एक शोषित वर्ग था। मैं अभी देख रहा था, आप देखिए कि जब चंद्रशेखर आजाद का यहां पर प्रोटेस्ट हुआ उस वक्त भी कुछ सामान्य वर्ग के पत्रकारों की तरफ से जो माहौल है वो किस तरह का क्रिएट किया गया था। और अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी पत्रकार जिस तरह के सवाल पूछ रहे थे उनको देखकर लगता है कि वो भी एक माइंडसेट के साथ वहां पर आए हैं, वो सिर्फ पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि उनसे पूछा जाता है कि क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि हमारे साथ भेदभाव होता है, कि क्या भेदभाव होता है। तो उसमें वो बता रहे हैं कि कई जगह आज भी ऐसी है जहां जो शोषित वर्ग है उन्हें नीचे पट्टे पर बिठाया जाता है और जो उच्च जाति के बच्चे हैं उनको चेयर्स पे पढ़ाया जाता है। तो पत्रकार उनसे सवाल कर रही है कि तो गुरुकुल में भी होता था तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, जबकि गुरुकुल में जाति के आधार पर वो आसन नहीं दिया जाता था। उसमें जो भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं चाहे वो किसी भी जाति से हो, वो सब वही एक साथ एक ही जैसी व्यवस्था में पढ़ रहे थे। तो एक जो माइंडसेट है वो लेकर जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं यूजीसी का, उनसे भी सवाल जानबूझकर ऐसे किए जाते हैं जिससे कि मामला उग्र हो, और ये दिल्ली में कई बार देखा गया है। इस प्रोटेस्ट या फिर नेताओं की बयानबाजी के बीच में हम देख रहे हैं कि जो छात्रों के भविष्य की जो बात है उसको दबाया जा रहा है, वो ज़्यादा निकल के नहीं आ रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि इस यूजीसी पर जो विरोध कर रहे हैं वो नेता या फिर पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। हमने छात्रों की तरफ से भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं देखा। तो छात्र इसके ऊपर आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी अपनी मांग क्यों नहीं है? हम देख रहे हैं कि पार्टी वाले अपनी तरफ से मांग कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की तरफ से कोई ऐसा बड़ा आंदोलन सामने क्यों नहीं आया? देखिए, यदि छात्रों की बात की जाए तो डीयू में भी बड़े प्रोटेस्ट इसको लेकर हुए थे जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया था। तो उस वक्त जो लोग यूजीसी के समर्थन में थे उन्होंने जेएनयू में भी विरोध प्रदर्शन किए थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हुए थे। अब क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी आपसे चर्चा में कहा था कि जो नेशनल मीडिया है उसको सिर्फ जो दिल्ली में होता है वही दिखता है। और यदि छात्रों की ही बात की जाए तो अभी पटना में बड़ा घमासान हुआ है, छात्रों ने बड़ी मांग की है। लखनऊ में कई जगह विरोध प्रदर्शन छात्रों की तरफ से हुए हैं। तो छात्र भी जो समर्थन में है, वो भी जो विरोध में है, वो भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सबकी तरफ से ही अपने भविष्य की दुहाई देकर इसे लागू करना या फिर इसे रोल बैक करने की बातें कही जा रही हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। तो कुल मिलाकर कल का दिन न सिर्फ कानूनी रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी हलचल भरा रहने वाला है। अब सबकी नजर देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी है कि वह शिक्षा की इस गरिमा को बचाने के लिए क्या फैसला सुनाती है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस मुद्दे को बारीकियों से समझाने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ राज माहुर और आप देख रहे थे न्यूज वॉच इंडिया।